हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। विभिन्न प्रकार के तापमापी LPCB 2 बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। पहला लिखिएगा कि जो तापमापी का जो निर्माण किया था ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट लिखिएगा, तापमापी तापमापी का निर्माण किसका? तापमापी का निर्माण किसने किया था? तो तापमापी का जो निर्माण किया था आपको गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने किया था। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है? पहला हेडिंग डालिएगा, पहला होता है द्रव तापमापी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं? लिक्विड थर्मोमीटर। लिक्विड थर्मोमीटर क्या होता है? तो अगर हम द्रव तापमापी की बात करें, किसकी? द्रव तापमापी की बात करें, तो द्रव तापमापी में क्या भरा रहता है? इसमें पारा या अल्कोहल भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा या अल्कोहल भरा होता है। अल्कोहल भरा होता है। पारा या अल्कोहल भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा या अल्कोहल भरा होता है, पहला। दूसरा होता है, एक होता है जो डॉक्टर तापमापी यूज करते हैं। कौन सा? जो डॉक्टर हमारा जो तापमापी यूज करते हैं, जो डॉक्टर यूज करते हैं, डॉक्टर तापमापी, जिसको क्लिनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, इसका निर्माण, डॉक्टर तापमापी का निर्माण किसने किया था? इसका जो निर्माण किया था, लिखिएगा, इसका जो निर्माण किया था फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने। फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था। फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, जिसका जो ताप होता है ना, जिसका जो ताप होता है ना, जिसका ताप परास जो है ना, काफ़ी कम रखा जाता है। काफ़ी कम रखा जाता है। कम रखा जाता है। जिसका ताप परास जो है, क्या रखा जाता है? काफ़ी कम रखा जाता है। कितना होता है ताप परास? तो ताप परास होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो फ़ारेनहाइट में यह आ जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। हमने आपको कल फार्मूला बताया था कि C/5 F-32/9 और K-273/5 और R/4। हमने ये फार्मूला आपको बताया था। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हमको बताया, हम आपको बताए थे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है या फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करना है। तो जिसको में चेंज करना है, अगर सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सेल्सियस दिया है फ़ारेनहाइट करना है तो इस वाले फार्मूले को यूज़ कर लेंगे। फ़ारेनहाइट दिया है केल्विन में निकालना है तो इस वाले का यूज़ कर लेंगे। केल्विन दिया है र्यूमर निकालना है तो इस वाले का फार्मूला कर लेंगे। ठीक है जी, समझ बताइए, समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसका क्या यूज़ क्या होता है? तो इसका जो डॉक्टर जो होते हैं, जैसे हमको फीवर आता है ना, क्या आता है? फीवर आता है, जैसे जिसको ज्वर बोलते हैं, है ना, इसको मापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको मेजरमेंट करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, जिसे ज्वर मापी या डॉक्टरी तापमापी के नाम से जानते हैं। अब आइए, इसमें जो होता है ना, इसमें जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या बना होता है? लाल निशान बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाल निशान बना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे लाल निशान बना होता है। जो क्या करता है, जो मानव होते हैं ना, जो मानव के समान तापक्रम क्या करता है? व्यक्त करता है। जो मानव का क्या करता है? समान तापक्रम क्या करता है? व्यक्त करता है। क्या करता है? समान तापक्रम क्या करता है? व्यक्त करता है। क्लियर हुई कि बात की नहीं हुई? और थर्ड डालिएगा हेडिंग आप, गैस तापमापी। कौन सी तापमापी? गैस तापमापी। अगर हम गैस तापमापी की बात करें तो गैस तापमापी में प्रायः क्या होता है? प्रायः इसमें हाइड्रोजन या
नाइट्रोजन। याद रखिएगा कि गैस तापमापी में क्या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है, गैस का प्रयोग होता है। ठीक है, गैस का प्रयोग होता है। और ये जो हाइड्रोजन होता है ना, इसमें जो हाइड्रोजन का अगर टेम्परेचर की बात करें तो -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस तक इसका होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्लियर है ना? तो ये तीसरा हो गया गैस तापमापी। क्लियर है? चौथा आप हेडिंग डालिएगा, चौथा हेडिंग डालिएगा प्लेटिनियम, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो, और इम्पोर्टेंट है प्लेटिनियम वाला। प्लेटिनियम के तार का क्या करते हैं, जैसे जो लिख लीजिए प्लेटिनियम के तार का वैद्युत प्रतिरोध ताप के बढ़ने के साथ, ताप के बढ़ने के साथ साथ समान दर से बढ़ता है, समान दर से बढ़ता है। ठीक है, समान दर से बढ़ता है। ठीक है, और लिखिएगा कि ये जो प्रतिरोध होता है ना, ये जो प्रतिरोध होता है ये किस पर निर्भर, प्रतिरोध जो होता है ताप गुणांक पर निर्भर करता है। किसके गुणांक पे? ताप गुणांक पर निर्भर करता है। क्लियर है बात? प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी का जो परास होता है, इसकी जो रेंज होती है -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक होती है। -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितने डिग्री सेल्सियस तक होती है? 1200 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है जी। पांचवा हेडिंग डालिएगा ताप युग्म। क्या डालिएगा? ताप युग्म तापमापी, ताप युग्म तापमापी, थर्मोकपल थर्मोमीटर। क्या होता है? थर्मोकपल, है ना, थर्मोकपल थर्मोमीटर। क्लियर होगी बात? जो ताप युग्म तापमापी होता है ना, ये किस पर निर्भर करता है? सीबेक प्रभाव पर निर्भर करता है। किसके प्रभाव पर? सीबेक प्रभाव पर निर्भर करता है। सीबेक प्रभाव पर निर्भर करता है। किसके प्रभाव पर निर्भर करता है? तो सीबेक प्रभाव पर निर्भर करता है। इसका जो परास होता है ना, इसका जो परास होता है, इसका जो परास होता है -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना? -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि सीबेक प्रभाव क्या होता है सर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कोई एक कुल हम वस्तु ले लिए और हॉट यहाँ पर रख लिए। ठीक है, तो सीबेक प्रभाव करता है कि जब दो अलग वस्तुएं हैं, जैसे दो अलग अलग वस्तुएं, दो अलग अलग हमने वस्तुएं ने दो अलग अलग धातु ले लिए हमने, धातुओं के तार को दो अलग अलग धातु के तार ले लिए हम। सपोज दैट यहाँ कूल वाली है तो हमने यहाँ से कूल से हॉट पे ट्रांसफ़र कर दिया। बताता हूँ अभी हॉट। ठीक है, क्लियर है? अगर मान लीजिए ये हमने कॉपर का तार ले लिया और एक हमने ले लिया यहाँ से हॉट पर गई और ये हॉट से हमारा कूल पर आई। क्लियर है बात कि नहीं? ये आयरन हो गई हमारी। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे एक धारा चेक करने के लिए वोल्टमीटर लगा, और ये करंट का जो होता है ना, करंट मापी लगा हुआ है कि फ्लो हो रहा है इसमें कि नहीं। ठीक है, जैसे दो अलग अलग हमने धातु के तार ले लिए, एक बंद परिपथ बनाते हैं, इस परिपथ पर अलग अलग ताप पर रखते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे इसको रखते हैं, तो परिपथ में धारा बहने लगती है। तो जिसे विद्युत धारा कहते हैं, इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? सीबेक प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, जैसे दो अलग अलग धातुओं को लेकर के एक बंद परिपथ में संधियों को अलग अलग ताप पर रखते हैं, एक कूल रखते हैं, एक हॉट रखते हैं, तो इनमें क्या होता है? इनमें एक विद्युत का प्रभाव होने लगता है, जिसे सीबेक प्रभाव के नाम से जाना जाता है। क्लियर है कि नहीं है? नहीं है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा तब।
छठवां नंबर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट न्यूमेरिकल से भी पूछ लेता है कि पूर्ण विकिरण तापमापी क्या होता है। पूर्ण विकिरण तापमापी क्या होता है। तो यह तापमापी क्या होता है, स्टीफन आपको जानते हैं, यह तापमापी जो होता है यह स्टीफन के नियम पर आधारित है। स्टीफन के नियम पर क्या है, आधारित है ना। इनके अनुसार उच्चतम, जैसे इनके अनुसार ये जो पूर्ण विकिरण मापी है, ये स्टीफन ने जो बताया था कि जो कैपिटल ई, अब सर्जन कैपिटल ई क्या है, ये उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है। उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा कैपिटल ई अनुत्क्रमणुपाती टेम्परेचर के पावर 4 यानी टी के पावर 4 पर आधारित होता है। यही स्टीफन्स लॉ है। कहेंगे सर मुझे फिर से देखो, ये आपका ई जो है ये उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है। क्या है, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, ठीक है। टी क्या है सर, तो टी हमने बताया था ये परम ताप होता है। क्या होता है, परम ताप होता है, और परम ताप के पावर 4। और अगर हम इसको ई बराबर म्यू बोल दो, म्यू तो ऐसे होता है, ये अगर बोल दे हम इसको क्या बोलेंगे आप, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा, और यहाँ पे टी के पावर हम 4, हम यहाँ पे अनुक्रमण पे हटाने के लिए करते हैं। इसको बोलते हैं स्टीफन्स नियतांक। क्या बोलते हैं, स्टीफन्स नियतांक बोलते हैं। इसको परम ताप, इसको बोलते हैं उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ये इधर आ गया थोड़ा सा यार, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टीफन्स नियतांक, इसको बोलते हैं परम ताप टी के पावर 4, इसको बोलते हैं उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा। अब कहता है कि उत्सर्जित जो विकिरण ऊर्जा है यानी कैपिटल ई जो है, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा जो है, इसकी मात्रा क्या होती है, परम ताप के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परम ताप ये हो गया, इसका चतुर्थ घात के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है ना बात, ठीक है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे सूर्य का तापमान मापा जाता है। क्या मापा जाता है, सूर्य का तापमान मापा जाता है। क्या मापा जाता है, इससे क्या होता है, सूर्य का तापमान मापा जाता है ना। पूर्ण विकिरण तापमापी में 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप मापते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप हम मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है कि नहीं है। और हमने आपको बताया था कि यदि हम बात करें कि तापमान बढ़ने पर, अगर तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर घनत्व जो होगा, आयतन, तापमान बढ़ने पर जो आयतन होगा, आयतन हमारा बढ़ता है। क्या होता है दोस्त मेरे, आयतन बढ़ता है। और घनत्व क्या होता है, घनत्व हमारा घटता है। घनत्व क्या है, घटता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारा बर्फ़ हो गया, इतने में बर्फ़ है, इतना हमने बर्फ़ लिया, इतने एरिया में हमने बर्फ़ लिया, तो अगर तापमान घटेगा, ये तापमान घटेगा, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री आएगा, -20 आ जाएगा, तो ये धीरे धीरे बर्फ़ और छोटे छोटे में सिकुड़ना स्टार्ट कर देगा। तो इसका घनत्व तो पहले इतना था, अब थोड़ा अब इतना में हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम टेम्परेचर दे दें, तो ये मेल्ट हो जाएगा, तो इसका आयतन इतना बड़ा हो जाएगा। क्लियर आ रही है बात कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो हमने बताया था घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व अगर बढ़ा देंगे तो आयतन क्या है, घट जाएगा। आयतन बढ़ा देंगे तो घनत्व कम हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो रही है बात ये कि नहीं हो रही है, क्लियर हो रही होगी। ये पार्ट 2 हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आपको पार्ट 2 की, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ऊष्मा संचरण की विधि। कौन सी, ऊष्मा संचरण की विधि। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऊष्मा
संचरण की विधि। अगर हम ऊष्मा संचरण की विधि बोल दें, जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ठीक है, ऊष्मा संचरण की विधि। पहला जो होता है ऊष्मा संचरण की विधि में, पहला जो होता है चालन, जिसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है आपका संवहन, जिसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं। और तीसरा होता है आपका विकिरण, जिसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, हम आते हैं पहली टॉपिक पे आते हैं चालन क्या होता है। पहली टॉपिक पे आते हैं चालन क्या होता है, जिसको हम कंडक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? तो ये जो चालन होता है ना हमारा, ये ऊष्मा संचरण की विधि है जो अणुओं को, जो मॉलिक्यूल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर देती है। ये ठोसों में किया जाता है। सपोज दैट अगर हम एक माइनर डायग्राम की बात करें, छोटे से डायग्राम की बात करें, ठीक है, जैसे ये आपकी केतली है, ये हाथ बना दिया हमने, ठीक है, और यहाँ से हमने एक केतली लिया, केतली को हमने यहाँ पकड़ लिया। एक डायग्राम में आप समझिएगा, हमने यहाँ एक केतली लिया, केतली को हमने हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे हम इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे वाटर्स हैं, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। मान लीजिए हमने एक हीटर लगा दिया नीचे, एक हमने हीटर लगाया है नीचे करके, ठीक है। तो यहाँ से कुछ हमारा हीट आएगी, यहाँ पे भी हीट है, यहाँ पर भी हीट है, यहाँ पर भी हीट है। क्लियर है, समझ बताई? एक ही डायग्राम में तीनों आपको समझा देंगे। अब हम कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो है इसकी केतली का जो ये हत्था होता है, यहाँ पे जो हम बोलते हैं, तो ये किसके माध्यम से गर्म होता है? तो दोस्त मेरे, ये कंडक्शन के माध्यम से गर्म होता है। अभी मैं बताऊंगा क्यों, कैसे। ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो पहले एकदम पूरी कोल्ड थे, मतलब ठंडा था, फिर अगर इसको हमने हीट किया तो इसका जो भारी वाला जो कण था, पार्टिकल्स था लिक्विड का, ये हल्का होकर के ऊपर उठ गया, ये हल्का होकर के ऊपर उठ गया, फिर ऊपर वाले जो ठंडा था वो नीचे आ गया। तो इसको बोलते हैं हम कन्वेंशन, ठीक है। इसके बाद जो ये जो हो रहा है, जैसे इसकी हीटिंग जो आ रही है, हमारी जो हाथ पर आ रहा है, इसकी जो हीटिंग इधर जा रही है, इसे बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अगर हम बात करें किसकी, अब चालन की बात करें, तो यह ऊष्मा संचरण, पहला इसमें डालिएगा हेडिंग कि ऊष्मा संचरण की विधि है। बिल्कुल सही, ऊष्मा संचरण की विधि है ना। जहाँ क्या होता है, जहाँ ऊष्मा का जो संचरण होता है ना, जहाँ ऊष्मा का जो संचरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बिना अणुओं की गति के कारण, बिना अणुओं की गति के कारण। पूछ सकता है कि बिना अणुओं की गति के कारण कौन सा ऊष्मा संचरण की विधि है? तो चालन। इसमें कोई अणु का ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि ये जो आपके जो ये रॉड लगा हुआ है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को आपस में हीट के माध्यम से ये गर्म होता है। अब पूछता है कि चालन का प्रयोग क्या किया जाता है? यह केवल ठोसों में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका सॉलिड हुआ, ये ठोसों में प्रयोग किया जाता है, ठोसों में, ये ठोसों के लिए होता है, ठीक है, केवल ठोसों के लिए। यह ऊष्मा संचरण की सबसे स्लो विधि है। ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी गति है। क्या है? सबसे धीमी गति होती है। समझ बात आई? यह ऊष्मा संचरण की क्या है? सबसे धीमी गति है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम चालन में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि लोहे की कुर्सी
अगर हम एक तरफ लोहे की कुर्सी ले लें, लोहे की कुर्सी, और एक तरफ हम ले लें लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी, ठीक है। अब तो इस पे तुलना करेंगे तो लोहे की कुर्सी जो होगी अधिक ठंडी प्रतीत होगी या अधिक गर्म प्रतीत होगी, क्योंकि लोहा जो होता है ना, क्योंकि ये बहुत अधिक ठंडी होगी या बहुत ज़्यादा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि लोहे का जो चालन होता है ना, लोहे का जो चालन होता है, लोहे का चालन ये सबसे अधिक होता है। लोहे का चालन क्या है? सबसे अधिक है। लोहे का चालन क्या है? सबसे अधिक होता है, ठीक है। क्लियर है? दूसरे टॉपिक पे आते हैं, हम बात करते हैं संवहन के बारे में संवहन के बारे में बात करते हैं, जिसको कन्वेक्शन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें क्या होता है, संवहन में जो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, अणुओं की गति के कारण होता है। अब अणुओं की गति के कारण होता है क्या? अणुओं की गति के कारण होता है आपका क्या हो जाएगा? संवहन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? अणुओं की गति का संवहन हो जाएगा। जो संवहन होता है यह द्रव एवं गैसों में होता है, द्रव एवं गैस में होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, पूछता है कि ऊष्मा का संचरण जो होता है द्रव एवं गैसों में किस विधि से होता है, तो संवहन विधि से होता है। जैसे अगर बात करें, यहाँ पे हमने एक टब ले लिया, गर्म करने वाली जो पानी ले लिया इसमें, ठीक है, इसमें पानी हमने ले लिया हुआ है। तो अभी हमने बताया था कि जो आपका जो कुल मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे कुल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और जो यहाँ पे हमारा वार्म होगा, जो गर्म होगा, वार्म मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर हम हीट कर रहे हैं, अगर हम बर्नर है, अगर हम इसे हीट किए, अगर इस पानी को क्या किए, हीट किए, तो पानी जब हीट हुआ तो यहाँ पे पहले कोल्ड था, हीट हुआ गर्म, तो हल्का होकर के ये पानी आपका ऊपर उठा, यहाँ का मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ करके यहाँ आ गया, यहाँ के मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ कर यहाँ आ गए, यहाँ के मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है ये ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आ गए, क्योंकि ये भारी थे, फिर हीट होंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ के मॉलिक्यूल्स यहाँ आ गए, फिर हीट होकर, यानी इसमें क्या होता है, रैंडम ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडम अणुओं की गति। क्लियर है कि बात नहीं? तो जब भी अणुओं की गति की बात आएगा तो आप संवहन करिएगा, क्या करिएगा? संवहन विधि द राइट आंसर, ठीक है। ये द्रव एवं गैस में होता है। चालन की तुलना में क्या होता है, इसमें चालन की तुलना में ऊष्मा का संचरण तेजी से होता है। ऊष्मा का जो संचरण होता है ना, ऊष्मा का जो संचरण होता है वो तेजी से होता है, क्लियर है। तो चालन की तुलना में इसमें ऊष्मा का संचरण क्या होगा? बहुत ही तेजी से होगा। चालन की तुलना में, विकिरण की तुलना में हम नहीं बता रहे हैं, किसकी तुलना में बता रहे हैं हम? चालन की तुलना में बता रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आता है, अब देखिएगा थर्ड वाला, देखिएगा विकिरण के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करके? विकिरण के बारे में बात करेंगे। विकिरण क्या होता है? जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। क्लियर है बात कि नहीं है? जैसे अगर हमारा ये पृथ्वी है, हमारी ये यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, अर्थ, ठीक है, ये हमारे सन हो गए, ये हमारे क्या हो गए? सन हो गए। तो सन से जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आ रही है, सन से जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आई, यहाँ से जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर क्या कर रही है? आ रही है। यहाँ से हमारी प्रकाश जो पृथ्वी पर आ रही है वो किसके माध्यम से आ रही है? ये रेडिएशन के माध्यम से आ रही है। किसके माध्यम से? रेडिएशन के माध्यम से आ रही है, ठीक है। इसका मतलब कि विकिरण जो होता है ना, यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा संचरण बिना माध्यम के या माध्यम के रहने पर माध्यम को बिना गर्म किए होता है, ठीक है। लिख लीजिएगा कि इसमें जो होता है, इसमें जो ऊष्मा का जो संचरण होता है, ऊष्मा का संचरण बिना माध्यम के या माध्यम रहने पर
माध्यम को बिना गर्म किए होता है, बिना गर्म किए होता है। ठीक है, या तो बिना माध्यम रहेगा तब भी गर्म हो जाएगा, या माध्यम नहीं रहेगा तो गर्म नहीं होगा, तब भी गर्म होगा, रहेगा तब भी गर्म होगा, और नहीं होगा तब भी गर्म होगा। इसके बारे में एक पॉइंट लिखिए यहाँ पे कि ऊष्मा संचरण की सबसे फास्टेस्ट विधि है, ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र गति, सबसे तीव्र विधि कौन सी? विकिरण विधि, विकिरण विधि है। ठीक है, बी लिखिएगा कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। दूसरा लिखिएगा कि पूछता है कि सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, तो पृथ्वी तक पहुंचती है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो ये लिखिएगा विकिरण द्वारा। किसके द्वारा दोस्त मेरे? विकिरण द्वारा। सी पॉइंट लिखिएगा कि वायुमंडल गर्म कैसे होता है, तो भैया मेरे वायुमंडल अगर गर्म होता है ना, अगर पूछेगा वायुमंडल गर्म कैसे होता है, तो आप डालिएगा संवहन विधि द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब विकिरण मार देंगे संवहन विधि द्वारा। सब क्या करेंगे? विकिरण मार देंगे, सब जा करके ऑप्शन में क्या मार देंगे? विकिरण मार देंगे। तो गलती मत करिएगा, वायुमंडल गर्म कैसे होता है, तो संवहन विधि। ठीक है जी। डी ऑप्शन लिखिए कि भट्ठी की जो ऊष्मा होती है, जो भट्ठी हम सर्दियों में तापते हैं, तो भट्ठी की जो ऊष्मा होती है मनुष्य तक पहुंचती है, तो मनुष्य तक कैसे पहुंचती है? तो ये भी विकिरण द्वारा पहुंचती है, विकिरण विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। क्लियर है बात कि नहीं है? आपको समझ में आई ये बातें? ठीक है, तो ये रहा ऊष्मा संचरण की विधि, चालन, संवहन, विकिरण। और भी टॉपिक हम चर्चा करेंगे। पार्ट 2 खत्म हो गया, यहाँ पे पार्ट 3 लेकर आएंगे। ठीक है, न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम, लाइक एंड सब्सक्राइब।